एवरीवन, दिस इज अंजू, फैकल्टी मेंबर ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम ज्ञान सागर नेट क्लासेस। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में हमारी क्लाइमेटोलॉजी शुरू की थी, जिसमें हमने क्लाइमेटोलॉजी के 3 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले लेक्चर में क्लाइमेटोलॉजी का मीनिंग और उसमें जो वेदर का चैप्टर है वो हमने कवर कर लिया था। उसके साथ साथ ही हमने क्लाइमेटोलॉजी के अंदर ही हमारा जो सेकंड टॉपिक बनता है, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कस किया था। क्लाइमेटोलॉजी की ये हमारी यूनिट का आज 3rd चैप्टर रहेगा, जिसमें हम इंसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इंसोलेशन होता क्या है और हीट बैलेंस क्या होता है। देखो, हमारी इस धरती के ऊपर ना जितनी भी चीजें हम देखते हैं, जो कुछ भी प्लांट है या जो भी फिनोमिनाज होते हैं वेदर से रिलेटेड हो गए, या जो ये लाइफ फॉर्म चल रही है ना, इन सब में जो इंसोलेशन है या जो इंसोलेशन या फिर जो हीट है, टेम्परेचर है, वो एक अपना अहम रोल अदा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर ये ना होता ना, तो शायद हमारी धरती के ऊपर ना ये जो इतनी सब चीजें हम जो जिंदगियां देख रहे हैं, जो लाइफ फॉर्म क्रिएट होते हुए देख रहे हैं, वो सब ना होता। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंसोलेशन की बात करें तो इंसोलेशन क्या होता क्या है। देखो यहाँ पर ना, इंसोलेशन सूर्य तल से निरंतर विकिरित, यानी कि सन की तरफ से आने वाली, हमारी सन है ये, और सन से निकलने वाली जो रेडिएशन जो हमारी अर्थ के सरफेस तक आ रही है, और वो आती है शॉर्ट वेव के फॉर्म में। अभी इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे, शॉर्ट वेव क्या होता है, लॉन्ग वेव क्या होता है। उसको सूर्यताप या इंसोलेशन कहते हैं या सौर विकिरण कहते हैं। सूर्यताप का मतलब ये है, या सोलर रेडिएशन का मतलब ये है कि सन से आने वाली एनर्जी जो डायरेक्ट हमारे अर्थ सरफेस तक आ रही है, या जो गर्मी हमें फील हो रही है जब हम बाहर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सूर्यताप। ये ना देखो, इंग्लिश के ना 3 शब्द है इसमें इंसोलेशन के अंदर। इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग का मतलब आने वाली, यानी सन की तरफ से आने वाली रेडिएशन की बात हो रही है कि सन से आने वाली जो रेडिएशन है वो क्या है। इसको देखो, इन 3 वर्ड को ना, इन 3 वर्ड को ना एक के अंदर ही डाल दिया है और इनको इंसोलेशन बोलेंगे। इसी में ही इन और SOL यानी कि सोलर, और लेशन यानी रेडिएशन, इससे बना है। इसका संक्षिप्त रूप है, सूर्यताप का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवेशी सौर ऊर्जा, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब क्या है, देखो इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर डेफिनेशन दी है, जो कि क्रिचफील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सूर्य से विकिरित ऊर्जा जो पृथ्वी तक पहुंच पाती है उसको सूर्यताप कहते हैं। ये किसने कहा है? क्रिचफील्ड ने कहा है। जबकि केंड्रियो ने क्या कहा है? केंड्रियो के अकॉर्डिंग सूर्य जो है अंतरिक्ष से निरंतर ऊर्जा का विकिरण कर रहा है। देखो, सूर्य क्या है? स्पेस से हम तक जो एनर्जी आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है? रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। तो उसी को, उस ऊर्जा का विकिरण कर रहा है, जिसको सूर्यताप कहते हैं। श्रीवार्था ने क्या कहा है कि सूर्य से प्राप्त विकिरण ऊर्जा जो लघु तरंगों के रूप में अनुरूप संचारित होती है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जो आती है, जो 1.8 लाख मील पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलती है, उसको सूर्यताप कहते हैं। तो इन 3 स्कॉलर की हमने डेफिनेशन देखी। कुल मिला के सबने एक ही बात कही है कि जो सन से आने वाली जो रेडिएशन है उसी को क्या है, हम क्या कहेंगे? इंसोलेशन कहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि ये रेडिएशन होती क्या है। देखो, जब भी कोई एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म होती है ना, यानी कि जब वो ट्रेवल करेगी, तो कुछ मीडियम को यूज करते हुए वो ट्रेवल करेगी। अब वो मीडियम क्या हो सकते हैं? वो मीडियम जैसे कि सन का भी बताया हमने कि ये होता है रेडिएशन। अब ये रेडिएशन क्या है? हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है और जो सन है उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है। और हमने हमारे जो प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमारी अर्थ के ना चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है ना, लगभग ये लगा लो 450-500 किलोमीटर के बाद, तो ये वहां पर कोई मीडियम ही नहीं रहता है, विदाउट मीडियम के हो जाता है, यानी कि खाली स्पेस है।
अच्छा, स्पेस में क्या है, इस स्पेस में डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जो है एग्जिस्ट करती है, जिनकी जो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा सर्च करे जिनके ऊपर, और बहुत सारी रिसर्च आए दिन देते रहते हैं। लेकिन वैसे मीडियम कोई नहीं है जिससे कि जैसे अर्थ सरफेस पर होता है ना कि जो एनर्जी है ना वो ट्रांसफॉर्म कर रही है, जैसे कंडक्शन, जो कंडक्शन होता है वो क्या होता है, कंडक्शन यानी कि जो संचालन, यहां पर जो एनर्जी ट्रेवल कर रही है वो कर रही है पार्टिकल टू पार्टिकल। जैसे कि किसी आग के बर्नर के ऊपर आपने कोई लोहे की या स्टील की रोड रख दी और वो धीरे धीरे उसका एक हिस्सा गर्म होगा और दूसरे हिस्से तक वो जो है हीट पहुंच जाएगी। या फिर जब आप गैस पे कोई पतीला वगैरह पानी गर्म करते हो ना, तो उस पे रखते हो तो आपको उसकी जो पकड़ने की जो वो होती है, डंडी सी होती है, उसके ऊपर ना कोई कवर चढ़ा के रखना पड़ता है, नहीं तो वो आपके हाथ को जला देगी। क्यों? क्योंकि वहां तक एनर्जी ना वो कंडक्शन की फॉर्म में ट्रांसफर हो चुकी है। तीसरा एक होता है जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन होता है जब एनर्जी ऐसे वर्टिकली मूव करती है, यानी कि इसमें ना चाहे वो एयर है चाहे वो वाटर है, यहां पर मान लिया कि कोई एनर्जी का सोर्स है और यहां से एनर्जी गर्म होएगी, गर्म होएगी तो क्या होगा, उसके मोलिक्यूल्स ना स्प्रेड हो जाते हैं। जब भी आप किसी भी चीज को, किसी वस्तु को एनर्जी देते हो ना, तो उसके मोलिक्यूल्स जो होते हैं लाइट हो जाते हैं, वो मतलब कि फैलना शुरू हो जाते हैं। जैसे पानी को ही आप बॉईल करते हो या जब हवा गर्म होती है तो वो फैलना शुरू कर देगी और वो कहाँ, ऊपर उठना शुरू कर देगी। अब ऊपर उठेगी तो ऊपर जाने के बाद तो वो थोड़ी सी एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि कम होएगी तो वो थोड़ी सी गर्म थी, अब थोड़ा सा उसका कूल डाउन हो जाएगा टेम्परेचर, तो वापस क्या करेगी, वो वापस से उसी फॉर्म में आएगी। ऐसे गई एनर्जी, यानी कि कोई वाटर है या हवा है, ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर जाते जाते वो अपने टेम्परेचर से थोड़ी सी कम टेम्परेचर में आ जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। तो इस प्रकार की फॉर्म में जो एनर्जी ट्रेवल करेगी उसको बोलेंगे कन्वेक्शन फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है कि हाई एनर्जी लो एनर्जी की तरफ जाएगी और धीरे ठंडी हो जाएगी, तो एक कन्वेक्शन के फॉर्म में ये घूमता है। जैसे पानी जब बॉईल होता है तो ऐसे बॉईल होके नीचे आता है, और खास करके अर्थ के अंदर भी हमने देखा है जो मैग्मा है ना, जो मैग्मा घूम रहा है वो कन्वेक्शनल फॉर्म में ही घूम रहा है। यहाँ तक कि सन के अंदर भी एनर्जी हो ना कन्वेक्शन फॉर्म में घूम रही है। ठीक है, कंडक्शन का समझ लिया। अब रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब होता है बिना किसी मीडियम के ही ट्रेवल कर रही है ये एनर्जी। एक होता है जिसको बोलते हैं एडवेक्शन। अब एडवेक्शन क्या है? अब इसमें ना एनर्जी हॉरिजेंटली जो है वो ट्रेवल करेगी, हॉरिजेंटली मूव करेगी। ठीक है, चलिए चलिए आगे पढ़ते हैं कि अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, ये जो सोलर रेडिएशन है इसकी मात्रा से रिलेटेड बातें करेंगे कि कितना अर्थ की सरफेस तक ये आता है। देखो, पृथ्वी पर सूर्य का जितना भाग भी पहुंचता है ना, उसको उसके 2 अरब गुना ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यानी कि अर्थ के ऊपर सिर्फ 2 अरबवा भाग ही पहुंच पाता है। यह मात्रा भी देखो कितनी है, 23 खरब, यानी कि लगभग ये लगा लो 23 खरब अश्व शक्ति के बराबर है, क्योंकि जो है एनर्जी को हम इसमें मेजर करते हैं। साइमन के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर जो मात्रा आती है ना वो लगभग 520 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, यानी कि इतनी एनर्जी जो होती है ना वो वहां से रिलीज होती है, सन की जो आने वाली एनर्जी है। क्योंकि हमने जब हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर पड़ी थी तो वहां पर देखा था कि बहुत सारी एनर्जी जो है ना वो हमारे एटमॉस्फेयर को पार ही नहीं कर पाती है। जैसे यूवी रेज हो गई या बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की रेज है, वो अपने आप में ही ट्रांसमिट हो जाती है, बहुत का एल्बिडो हो जाता है। तो लगभग ये लगा लो कि जब एटमॉस्फेयर को पार कर लेती है ना ये, तो लगभग 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 ही जूल रह जाती है। ठीक है, और उसके बाद भी देखो इतनी एनर्जी कर जाती है कहां पर, हमारे एटमॉस्फेयर को पार, क्योंकि हमने कहां पर जब ओजोन लेयर पड़ी थी तो वहां पर देखा था कि जो यूवी रेज है वो वहीं पर फिल्टर आउट हो जाती हैं। और उसके बाद क्या है, लगभग ये लगा लो कि जितना भी हमारे एटमॉस्फेयर को पार करने के बाद इसका केवल 40% जो पार्ट है ना वो ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। अब इसमें से अगर 40% को ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो लगभग कितना, जो अर्थ के सरफेस तक कितना आएगा, ये लगा लो 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, इतना ही रहेगा ये, जो कि हमारे प्लांट के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए
जो है मिल पाता है, उनके लिए ही वो अवेलेबल होता है। इसको पोल पर फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, यानी कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो एंटर करेगा यहां तक आएगा तो लगभग, क्योंकि जो एनर्जी बाहर सन से जो रिलीज होती है ना, जितनी आती है वो होती है लगभग 520 मल्टीप्लाई 10⁻22 जूल के बराबर। एटमॉस्फेयर को पार करके आती है लगभग 100 मल्टीप्लाई 10⁻22 जूल के बराबर। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर को पार करके आएगी तो लगभग 40% पार्ट जो है ना इसका एल्बिडो में रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है। अभी पढ़ेंगे हम एल्बिडो क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एल्बिडो, एल्बिडो का मतलब होता है कि जो कोई एनर्जी जो सन से रिलीज हुई वो हमारी अर्थ के सरफेस तक तो आई, आके टच करके वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है अर्थ को गर्म करने में। वो आई ऐसे और उसी एंगल में रिफ्लेक्ट बैक होगी, यानी कि लगभग 40% के अराउंड वो जो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और बाकी की जो 60 मल्टीप्लाई 10⁻22 ये क्या है, ग्रीन प्लांट जो है ना फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके लिए बच जाती है। प्लांट के रेस्पिरेशन के बाद भी जो एनर्जी बचती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बायोमास बोलते हैं। ठीक है, और ये कुल सौर ऊर्जा का केवल 0.2% ही है, यानी जितनी एनर्जी आई ना उसका केवल 0.2% पार्ट ही हमें मिला है। यानी कि सोचो इतनी एनर्जी रिलीज होती है सन से और उसका देखो इतना ही पार्ट हम तक पहुंच रहा है। सोचो इससे थोड़ा ज्यादा हो गया तो, अभी गर्मी का महीना चल रहा है, जून का महीना, और हम बिल्कुल हाई तबाह मचा रखी कि इतनी गर्मी इतनी गर्मी। अच्छी बात है कि इतना ही आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है। और इसकी मात्रा का भी देखो, इतनी 0 जितनी आई थी ना, कितनी इतनी थी 520 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 10 की पावर 22, इतनी तो रिलीज हुई थी। एटमॉस्फेयर को पार करके आई 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 और 40% का एल्बिडो हो गया। उसके बाद भी कितनी बची, 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, इतनी जो है आई। और उसका भी लगभग ये लगा लो जो इतनी ही बची है, रेस्पिरेशन के बाद जो बची वो इतनी बची। और उसका भी केवल 1% ही जो इंसान वो क्या करता है, वो यूज कर पाता है। सूर्य से आने वाली जो एनर्जी होती है वो होती है शॉर्ट वेव की फॉर्म में, शॉर्ट वेव होती है, जबकि यह तरंगे पृथ्वी द्वारा सोख कर वापिस चली जाती हैं, उसको एटमॉस्फेयर में वापस भेज दिया जाता है, फिर एटमॉस्फेयर से वो अंतरिक्ष में कहीं विलीन हो जाती हैं, जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या फिर पार्थिव विकिरण कहा जाता है, जो वेन के अनुसार लॉन्ग वेव, वेन ने कहा था कि लॉन्ग वेव होती है। अब ये लॉन्ग वेव और जो शॉर्ट वेव क्या होती है, इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या होती है लॉन्ग वेव और ये शॉर्ट वेव। देखो लॉन्ग वेव का मतलब क्या होता है और शॉर्ट वेव का मतलब क्या होता है। ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ का हमारा सरफेस है। सन को भी बना लेते हैं हम, हमारे बहुत ज्यादा हीटअप रहता है ये। हमारी अर्थ के सरफेस तक जो एनर्जी आती है ना, वो आती है शॉर्ट वेव की फॉर्म में। शॉर्ट वेव होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उससे निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी या फिर जो रेडिएशन होगी ना, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट वेव में होगी। इसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, और फिर वापस देखो, अब धरती का जो सरफेस है हमारी अर्थ का, अब वो धीरे धीरे गर्म होएगा, गर्म होएगा तो वो भी गर्म होके बाद में रेडिएट तो करेगा ही। अब कोई भी चीज को आप गर्म करके रख देते हो तो थोड़े टाइम के बाद वो ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने जितनी रेडिएशन, जितनी एनर्जी ली थी ना, जितनी हीट उसने ली थी, वो रेडिएशन की फॉर्म में वापस से रिफ्लेक्ट, वापस से रिलीज कर देती है। अब हमारी धरती के साथ भी ऐसा ही होता है। नहीं तो अगर हमारी अर्थ इतनी एनर्जी को लेती रहेगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी ना अर्थ के ऊपर, बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगी अर्थ हमारी, इतनी गर्मी हो जाएगी, हमारा जीना क्या आसान हो जाएगा, क्या पॉसिबल ही नहीं होगा। इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, अपनी एनर्जी जितनी वो एब्जॉर्ब करती है ना, उसको वापिस से रिलीज करना पड़ता है। तो हमारी अर्थ भी कुछ ऐसे ही करती है कि दिन के टाइम पे जितना सन इंसोलेशन उसको मिलता है, उससे वो क्या होगी, उससे हीटअप होगी, वो
उससे हीटअप होगी, यानी कि गर्मी लेगी, और फिर रात को जब क्या होगा, रात को क्या होगा, रात को जब चांद होगा, ठीक है, चंदा मामा होंगे, मून होगा, तो मून होगा तो क्या करेगा, तो फिर क्योंकि वो तो एनर्जी नहीं रिलीज कर रहा है ना, तो रेडिएशन की फॉर्म में क्या होगा, और जो ये रेडिएशन निकलेगी अर्थ से, इसको बोला जाता है लॉन्ग वेव रेडिएशन, या फिर इसको पार्थिव विकिरण भी बोलते हैं पार्थिव विकिरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सौर विकिरण का वेग जो है, यानी कि उसकी जो गति है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और इसको अर्थ की जो दूरी है हमारे सन से, वो कितनी है, लगभग एवरेज में लेंगे तो लगभग 15 करोड़ के आसपास है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है लगभग, और 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस आधार पर सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग, अच्छा ये ना 8 मिनट 18 सेकंड या 8 मिनट आपको मिल जाएगा, 16 सेकंड और 13 सेकंड, तो लगभग 8 मिनट के आसपास टाइम लगता है, 8 मिनट तो याद ही रखना है, ठीक है, तो 18 सेकंड लगते हैं लगभग इसको यहाँ तक जाने में। ये एक वेन के अकॉर्डिंग, अभी हमने वेन का जिक्र किया था कि भी वेन के अकॉर्डिंग क्या है, ये लॉन्ग वेव की फॉर्म में और शॉर्ट वेव की फॉर्म में कहते हैं। ये शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव का नियम क्या बताता है, वेन ने दिया था कि जो वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी, जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा गर्म होगा ना, उससे निकलने वाली जो तरंगे होंगी या वेव होंगी ना, वो उतनी ही छोटी होंगी, शॉर्ट होंगी। अब हमारी अर्थ है जो, वो क्या है, क्या वो सन जितनी गर्म है, नहीं है, तो इससे निकलने वाली रेडिएशन किस फॉर्म में होंगी, वो होंगी लॉन्ग वेव की फॉर्म में। और जो सन है हमारा, अब सन क्या है, ये तो एनर्जी को खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है ना, हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रकार का न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो इससे निकलने वाली जो एनर्जी होगी वो होगी शॉर्ट वेव की फॉर्म में। सूर्य का जो तापमान है ना, इसकी सरफेस का तापमान है ये, वो है लगभग 6000 केल्विन के बराबर, जो पृथ्वी का तापमान जो है लगभग कितना है, 288 केल्विन के बराबर है लगभग। अब हमारे सन को देख लेते हैं। सन क्या है, देखो हमारा जो सन है, ये देखो एक तारा है, हमें पता है कि एक स्टार है ये, और ये स्टार भी किस प्रकार का है, G2V आकार का है, G2V, और येलो व्हाइट ड्वार्फ है ये। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार का, तो येलो व्हाइट ड्वार्फ है, बहुत सारी परतों से मिलकर बना है, जिसके अंदर फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, ये सारे के सारे पार्ट इसके होते हैं। ये वाला कोरोना नहीं है जो अभी आया था 2020-21 में, वो वाले कोरोना की बात नहीं है। ये कोरोना क्या होती है, एक्चुअल में जो सन है ना हमारा, उसके जो आप वो बनाते थे ना, हम पहले बहुत छोटे थे जब, वो एक हमसे एक पिक्चर बनवाई जाती थी, और हम जब सन बनाते थे तो उसके चारों तरफ ये इस प्रकार की फेम वो फोम बनाते थे। ये हमारा सन कुछ ऐसे, उसकी जो खास करके रेज को दिखाने के लिए, और कोरोना शायद कोरोना का जो वायरस ढूंढा था वो उसी प्रकार से बना था, इसलिए उसका नाम कोरोना रखा गया था। तो ये वाले पार्ट की बात हो रही है कोरोना, यहाँ पर बीमारी पे मत चले जाना। सूरज जो है क्या है, हमारा सूरज जो है ना, हाइड्रोजन लगभग 73% इसके अंदर हाइड्रोजन है, और हीलियम, मेनली दो ज्यादा गैसें हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैसों का भंडार है इसमें, और नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है इसके अंदर, जिससे हाइड्रोजन का हीलियम के अंदर रूपांतरण हो रहा है, जिससे कि एनर्जी बनती है। बड़े बड़े बम्बार्डमेंट होते हैं, बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, बूम बूम करते रहते हैं इसमें, एनर्जी बहुत ज्यादा, न्यूक्लियर धमाके होते हैं ना, उससे भी बड़े बड़े। सूर्य के धरातल पर प्रत्येक इंच से निकलने वाली ऊर्जा जो होती है 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर होती है। अब जो हमारी सन है ना, सन क्योंकि गैसों का बना हुआ है, तो इसकी डेंसिटी ना हमारी अर्थ की डेंसिटी से कम है। हमारी अगर अर्थ की डेंसिटी की बात करोगे तो लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, जबकि अगर अर्थ सन का लोगे ना डेंसिटी, तो ये 1.4 ही है। सूर्य की उत्पत्ति जो है ना, वो 4.6 अरब वर्ष, यानी जब देखो कब हुआ था, जब ऐसा माना जाता है कि सन जो है वो बना, उसके बाद दूसरा एक स्टार उसके साथ टकराया, और उसके साथ टकराने से क्या हुआ
कि भी दो स्टार आपस में टकराए, एक स्टार का मटेरियल जो है सन के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया गया और उससे हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बना। सूर्य संपूर्ण सोलर सिस्टम का, यानी कि सोलर सिस्टम है ना जो हमारा, उसमें अहम किरदार किसका है? सन का ही है। सारे के सारे प्लेनेट को अपने चारों तरफ रिवॉल्व करवा रहा है, तो इसका जो है ना लगभग कितना पार्ट है? 99.8% पार्ट जो है सन के अंदर ही है। सूर्य से आने वाली किरणों को EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। सूर्य के केंद्र में तापमान और दाब सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी कि अगर सन के सेंटर का लोगे ना तो लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ का। सूर्य की विषुवतीय घूर्णन अवधि है, अब ये देखो जो इक्वेटोरियल जो उसका रोटेशन है, और जो ये तो 25 दिन का होता है और जो पोलर पर होता है वो लगभग 37 दिन का है। कितना बड़ा है ये सन हमारी अर्थ से? तो अगर इसके डायमीटर की बात करोगे तो लगभग 109 मल्टीपल टाइम है, और आयतन यानी वॉल्यूम की बात करोगे तो लगभग ये है 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा है वॉल्यूम में। और अगर इसके द्रव्यमान की बात करोगे आप तो ये है लगभग 3.3 लाख गुना है, और अगर एरिया में देखोगे तो लगभग 12,000 गुना ज्यादा बड़ा है सन। ये तो थी हमारे सन की बात। के बाद सौर ऊर्जा का क्षण विलोम, ये हमने देखा था कि सन की ऊर्जा जितनी दूरी तक जाएगी, देखो एक दूसरा नियम ये भी कहता है कि जो ना सन की एनर्जी है वो जितनी दूर तक ट्रेवल करेगी, उसके पास है जैसे कि मरकरी है, वीनस है, देन हमारी अर्थ आती है, तो इतनी ज्यादा उसकी हाई एनर्जी होती है कि मरकरी और जो वीनस है उनके ऊपर तो इस प्रकार की लाइफ फॉर्म बन ही नहीं पाई है, ठीक है, क्योंकि वहां एनर्जी बहुत, ये सन की जो इंसोलेशन है बहुत ज्यादा जाती है। जबकि जितनी दूर तक, प्लूटो ग्रह को देख लो, प्लूटो जो है वो इतनी दूर है, बिल्कुल बर्फ से जमा हुआ है, या फिर जो हमारा नेपच्यून है वो इतने ज्यादा ठंडे ग्रह हैं, क्यों? क्योंकि वहां तक जाते जाते सन की जो एनर्जी होती है ना वो ज्यादा, उसका क्षण ज्यादा होता है, उसका लॉस ज्यादा होता है। तो यही बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, अब देखो कोई दूर बहुत किलोमीटरों में दूर बड़ी फायर लगी हुई है तो उसकी एनर्जी हम तक नहीं आएगी ना, लेकिन अगर हम उसके पास हैं तो एनर्जी हमें बहुत ज्यादा फील होगी। यही कारण है कि जो सन है ना उससे जितनी ऊर्जा, जितनी उसकी डिस्टेंस जितना ज्यादा ट्रेवल करेगी ना एनर्जी, उतना ही उसका लॉस होगा, ठीक है। सौर किरणों को, अब ये जो सन से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट और विजिबल और इंफ्रारेड, इनके रूप में उसको अवरक्त के रूप में इसको बांटा गया है। सूर्य की सतह से आने वाली जो सूक्ष्म यानी कि माइक्रोवेव है वो 0.48 माइक्रोमीटर से लेकर पृथ्वी पर, अब जो सन से आने वाली है वो कितनी है? 0.48 माइक्रोमीटर की होती है, जबकि अर्थ से निकलने वाली जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है वो 10 माइक्रोमीटर लंबी होती है। ये बात भी हमने कर ली। उसके बाद देख लेते हैं हमारे सन को, यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा सन है कि चारों तरफ ये कोरोना वाला पार्ट है और इसके अंदर कोर, ठीक है, और यहाँ पर है कन्वेक्टिव जोन है जहां पर कन्वेक्शन फॉर्म में घूमती रहती हैं, और उसके बाद बाहर वाला ये फोटोस्फीयर, और फिर ये यहाँ पर है क्रोमोस्फीयर। सनस्पॉट, पेनुम्ब्रा और अम्ब्रा, इनकी भी बात करेंगे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं सन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये हमारे सन से रिलेटेड, कि कोर क्या होता है। कोर होता है, सूर्य के कोर का तापमान लगभग 1.5 करोड़ केल्विन के अराउंड होता है। फोटोन क्या होते हैं? फोटोन ऊर्जा की वो मात्रा है जो सन के कोर से लेकर बाहर फोटोस्फीयर तक ट्रेवल करते हैं। फोटोस्फीयर क्या है? सूर्य की पहली परत और सौर ऊर्जा उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद ग्रेनुल क्या होते हैं? प्रकाश मंडल से प्रकाशित सूर्य में लगभग 40 लाख ग्रेनुल प्रेजेंट है। और फैक्यूल क्या होते हैं? प्रकाश मंडल के ज्यादा गर्म और प्रकाशित भाग है। ये फैक्यूल क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वो रिलीज करते हैं, जो सबसे ज्यादा लाइट कलर के जो होते हैं। सनस्पॉट क्या होते हैं? ये सनस्पॉट सन के ऊपर गहरे और डार्क कलर के कुछ पैचेज से बन जाते हैं, जिनको सनस्पॉट कहा जाता है। गहरे ठंडे धब्बे होते हैं, इनका जो साइकिल होता है वो लगभग 11 साल का होता है। अम्ब्रा, जब भी कोई एक सोलर
सोलर, देखो सोल कलंक बनते कैसे हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। ये हमारे सन के अंदर ना कन्वेक्शनल फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी कोई सनस्पॉट बनता है तो सनस्पॉट का मतलब है कि जो सन के अंदर एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा ब्लास्ट कर रही है, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन ज्यादा अमाउंट में हो रहा है। तो जिस क्षेत्र में ज्यादा अमाउंट में ये बम्बार्डमेंट हो रही है, उसके जो कुछ साइड वाले, जो उसके किनारों वाले भाग रह जाते हैं ना, वो थोड़े से कम एनर्जी के रह जाते हैं, जो देखने पर हमें एक, क्योंकि अब इसका कारण ये नहीं है कि सन की एनर्जी कम हो रही है, इसका कारण ये है कि उसके आसपास की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की है। तो ये कुछ थोड़े से आपको कम एनर्जी के दिखेंगे, जो कि एक तरह के डार्क स्पॉट की तरह दिखते हैं, जिनको सन स्पॉट कहा जाता है। अब इन सौर कलंकों का ना, जो ये जब ये सेंटर में बनते हैं ना, तो इनके जो अंदर वाला भाग होता है, इनके बिल्कुल सेंटर वाला, उसको बोलते हैं अम्ब्रा, और उसके चारों ओर जो हल्के रंग का होता है, इसके चारों तरफ, उसको बोला जाता है पेनुम्ब्रा। सोलर विंड क्या होती है? फोटोस्फीयर से निकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तक जाने वाली एक करंट की फॉर्म में, एक धारा की फॉर्म में जाती है सोलर फ्लेयर, सोलर विंड। तो कोरोना तक जाएगी, उसको बोलते हैं सोलर विंड। सोलर फ्लेयर क्या होती है? जैसे ज्वाला होती है ना, वैसे ही सोलर पवन के विस्फोट से एक जलता हुआ, एक जिससे वो बिल्कुल ब्लास्ट होकर आगे तक जाती है जो एनर्जी, वो होती है सोलर फ्लेयर। क्रोमोस्फीयर क्या होता है? सूर्य की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, जो हमें पूर्णतः सूर्य ग्रहण के टाइम पर दिखाई देती है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो यही परत होती है जो हमें ऐसे कम या ज्यादा होते हुए दिखती है। कोरोना सूर्य की तीसरी सबसे बाहरी सतह होती है, जिसका तापमान लगभग 10 से लेकर 20 लाख केल्विन के बराबर होता है। हेलियोस्फीयर क्या होता है? हेलियोस्फीयर होता है कोरोना के बाहरी आवरण, यानी कि एक तरह से हमारे सन का जो एटमॉस्फेरिक पार्ट है उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, जो हमारे सूर्य ताप को, यानी कि अर्थ के ऊपर जो इंसोलेशन आता है ना, उसको कुछ ये कारक है, कुछ फैक्टर हैं जो प्रभावित करेंगे। कैसे? कि सूर्य की किरणों का तिरछापन। तिरछापन कैसे? अब हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है ना, वो किस एंगल पर टिल्ट है? वो लगभग 23.5 के एंगल पर टिल्ट है। ठीक है? अगर हमारी अर्थ को अगर हम ऐसे लें, ये हमारी अर्थ है, लगभग 23.5 का ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, और यहाँ पर सन है, तो इसकी जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। सन से अर्थ पे जो इसकी किरणों के जो एंगल बनेंगे, सूर्य की रेज के जो एंगल बनेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनेंगे। इक्वेटर के ऊपर लगभग 90 डिग्री के होते हैं, और जैसे जैसे पोल की तरफ आप जाओगे तो ये एंगल जो है ना, वो क्या होता है? एक्यूट होता जाता है, बहुत छोटा होता जाता है। और जितना ज्यादा एंगल इसका कम होगा, उतना इंसोलेशन उस सरफेस को कम मिलेगा। सूर्य की किरणों का तिरछापन, जितनी ज्यादा ये तिरछी होंगी, अब हमें पता है इक्वेटोरियल एरिया के ऊपर सबसे ज्यादा इंसोलेशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग डायरेक्ट सन की रेज गिर रही है, जबकि पोल वाले एरिया में क्या हो रहा है? बिल्कुल तिरछी किरणें गिर रही हैं, क्योंकि जो तिरछी, जो एंगल तिरछा होता है जब रेज का, तो उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में उस सरफेस को गर्म करना पड़ता है। ठीक है? इसलिए इनकी एनर्जी फिर कम हो जाती है। उसके साथ ही दिन का प्रभाव भी। अब दिन और रात का देख लो, दिन में क्या होता है? खास करके सर्दियों में और गर्मियों में क्या होता है? दिन बहुत छोटे होते हैं सर्दियों में, तो इंसोलेशन कम मिलेगा, जबकि समर में क्या है? बहुत ज्यादा इंसोलेशन मिलेगा, क्योंकि लंबे लंबे दिन होते हैं। भूमि का ढाल भी होता है, एंगल भी होता है, किस एंगल पर जो है अब किसी माउंटेनी एरिया का, जो कि खास करके साउथ की तरफ फेस है उसका, तो उसको ज्यादा इंसोलेशन मिलेगा, जबकि उसके नॉर्थ की तरफ जो फेस है उसको कम मिलेगा। अगर इंडिया के हिमालय रीजन को अगर आप देखते हो तो भूमि का ढाल होगा, यानी कि सन के डायरेक्शन में जो सरफेस आएगा, बिल्कुल उसको तो बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी, जबकि उसके अपोजिट साइड उसको सनलाइट नहीं मिलेगी। थल और जल का वितरण भी है। अब अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो पानी होता है ना, पानी वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि जो आपका लैंड पार्ट है वो जल्दी ही गर्म हो जाते हैं, जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। इसी कारण से जितने भी आपके कोस्टल एरिया होते हैं, खास करके कोस्टल एरिया पर क्या होगा? वहां पर आपको टेम्परेचर ना ज्यादातर इतना तो ज्यादा दिखाई देंगे और ना ज्यादा कम होंगे। आइलैंड हो गया कोस्टल एरिया पर, मुंबई का ले लो, गोवा बीच पे देख लो,
तो यहाँ के टेम्परेचर बहुत हाईएस्ट नहीं होते हैं, जबकि नॉर्थ में देखोगे तो, जबकि साउथ के जो कोस्टल एरिया वहां पर ना इंसोलेशन ज्यादा मिलता होगा, जबकि हमारे नॉर्थ में जैसे राजस्थान है अभी जो बिल्कुल हीटअप हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर तो उनके अकॉर्डिंग कम ही इंसोलेशन, क्योंकि एंगल टेढ़ा हो जाता है ना यहाँ तक तो थोड़ा बहुत, लेकिन जल और स्थल के वितरण से भी ये इंसोलेशन को प्रभावित करता है, क्योंकि पानी जो है ना वो धीरे धीरे गर्म होता है। धरातल की प्रकृति, अब धरातल की प्रकृति का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि कोई सरफेस होता है, फॉरेस्ट कवर हो बिल्कुल, या फिर ग्रास लैंड हो, या फिर रेत हो जिस जगह पर, या फिर जो आइस कवर हो, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। आइस क्या करेगी, एल्बिडो कर देगी, रेत भी रिफ्लेक्ट करता है बहुत ज्यादा, जबकि जो गीली मिट्टी होती है या फिर जो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, जबकि बहुत सारे जो रफ सरफेस होते हैं वो क्या करेंगे, वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। वायुमंडल की मोटाई, अब हमें पता है कि जो इक्वेटोरियल एरिया है वहां पर तो हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ज्यादा वाइड है, जबकि पोल एरिया पर, लेकिन पोल एरिया पर फिर ये भी तो होता है ना कि इंसोलेशन ही इतना कम मिल रहा है यहाँ पर, वो भी फर्क पड़ता है। अब दिन की अवधि भी है, ठीक है, और दिन की अवधि भी है कि भी कई बार दिन और छोटे बड़े होते हैं ना, सर्दियों में और गर्मियों में। उसके साथ पृथ्वी से जो है हमारे अर्थ का डिस्टेंस भी मायने रखता है। कैसे, अब ये होता है 3 जनवरी को और 4 जुलाई को। 3 जनवरी को क्या होता है, 3 जनवरी को हमारी अर्थ का और सन का डिस्टेंस बहुत कम होता है, क्योंकि उस दिन पेरिहेलियन होता है, जबकि एपीहेलियन को क्या होता है, 4 जुलाई को हमारा और हमारी अर्थ का और सन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है ये भी, लेकिन ये फैक्टर इतने ज्यादा काम नहीं करते, बहुत कम है इनका, 2 से 3% की असर होता है। और सौर कलंक, जब भी ये सौर कलंक यानी कि जब ये सनस्पॉट बनते हैं बहुत ज्यादा, तो सोचो कि हीट बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है सन। इसके अलावा कुछ और भी नियम दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि किरचॉफ का नियम है। अब किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि जिस वस्तु का विकिरण जितना अधिक, देखो, जिस वस्तु द्वारा विकिरण का जितना अधिक एब्जॉर्ब किया जाएगा, अब हमारी अर्थ क्या काम कर रही है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है सन से आने वाली हीट को। जिस वस्तु का विकिरण जितना अधिक होगा, सॉरी, जो अवशोषण किया जाएगा, अवशोषण मतलब जितना वो एब्जॉर्ब करेगी उतना ही फिर वो रेडिएट भी करेगी। अब कैसे, देखो, सर्दियों में क्या होता है कि इंसोलेशन भी धरती को कम मिलता है, तो वो उस टाइम पे रेडिएट भी उतना ही करेगी, लेकिन जितना भी वो सारा ही रेडिएट कर देगी, क्योंकि उसको मिल ही बहुत थोड़ा रहा, जल्दी ही रेडिएट कर देगी। जबकि गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज्यादा इंसोलेशन मिल रहा होता है, अर्थ का सरफेस पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हो पाता, तब तक अगले दिन फिर से उसको इंसोलेशन मिलनी शुरू हो जाती है। स्टीफन बोल्ट्जमैन थे, इन्होंने क्या नियम बताया था कि जो वस्तु जितनी गर्म होगी ना, उससे विकिरण ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी, उतना ही रेडिएशन उससे ज्यादा होगा। कोई गर्म चीज है, गर्म से अगर कोई बहुत ज्यादा एनर्जी वाली है, उसके दूर से ही आपको ऐसे गरम गरम सी वो आपको हवाएं महसूस होना शुरू हो जाती है। कोई गर्म चीज होती है, उसके दूर से ही रेडिएशन फील होना शुरू हो जाती है। सूर्य पृथ्वी की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र से लगभग 16 गुना, लाख गुना अधिक ऊर्जा विकिरण करता है। अब क्योंकि अर्थ जो रेडिएट कर रही है, क्योंकि इसकी खुद की भी एनर्जी है, जो इसकी थर्मल एनर्जी है, लेकिन वो इतनी कम है कि सन की एनर्जी के अकॉर्डिंग वो बहुत नगण्य है। इसीलिए हमारी अर्थ तो ले ही सन से रही है, तो रेडिएट भी उतना ही करेगी जितना उसको मिलेगा। ये बात बताई थी स्टीफन बोल्ट्जमैन ने। के बाद आते हैं फिर हमारा नेक्स्ट, सोलर कांस्टेंट क्या होता है। चलिए सोलर कांस्टेंट पढ़ते हैं। हमारी एटमॉस्फेयर, हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर से, देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर की जो बाहरी सीमा है, बाहरी सीमा यानी कि लगभग हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ लगभग 480 किलोमीटर डिस्टेंस पे सूर्य जो है ना, हर मिनट
प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी या फिर लेजली, तो लेजली में भी मेजर किया जाता है हीट को, जो हमेशा उसको मिलती रहती है, दिन रात उसको मिलती रहती है, उसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ये फिक्स होती है, ये इतनी मिलती ही रहेगी। इसे सूर्य की अपरिवर्तन शक्ति भी कहते हैं। परिवर्तन क्योंकि चेंज नहीं होती, ये हमेशा ही रहेगी, क्योंकि ये कहां पर हो रही है, लगभग हमारे एटमॉस्फेयर के 480 यानी कि लगभग 500 किलोमीटर दूर, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि हमें जो गर्मी फील होती है, या जो हमें, या ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं, तो वो करते हैं हमारे नीचे लोअर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। सौर कलंक के घटने और बढ़ने, अपसौर और उपसौर, अभी देखा था कि जो सनस्पॉट बनते हैं या जो पेरिहेलियन और जो एपिहेलियन होता है, उसकी वजह से केवल 2 या 3% का ही डिफरेंस आता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य ताप के कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट दिए हुए हैं जो हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो क्या है कि 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है कि लगभग 30 डिग्री कोण से झुकी हुई किरणें, यानी कि ये लगा लो कि जो एंगल आता है, ये भी जो सन से आने वाला जो एंगल बनेगा हमारे अर्थ के सरफेस पर, वो 30 डिग्री का बनेगा ऐसे। तो वो क्या करेगी, किरणों को, सीधी किरणों की अपेक्षा, अब जो बिल्कुल सीधी आके जो रेडिएशन आती है उनकी अपेक्षा उसको 2 गुना ज्यादा क्षेत्र को गर्म करना पड़ेगा। यानी कि ये जो 30 डिग्री के एंगल की जो रेडिएशन आई है ना, उसको ना इतने, जैसे मान लिया कि ये 90 डिग्री वाला है, इसको सिर्फ इतने से एरिया को गर्म करना पड़ रहा है ना, तो 30 डिग्री एंगल वाले को ना इससे 2 टाइम ज्यादा, यानी कि लगभग इतने एरिया को यहाँ पर गर्म करना पड़ेगा। अब इतने एरिया को, इंसोलेशन तो वो उतने फिक्स ही है ना, तो इतने एरिया को गर्म करेगी तो जाहिर ही बात है इसका जो है ना वो प्रभाव कम देखने को मिलेगा। सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा पर ज्यादा होती है, ध्रुवों की तरफ जाते जाते कम हो जाती है, और इक्वेटर की तुलना में क्या होता है, ध्रुवों पर टेम्परेचर लगभग 42% ही होता। ये तो हमने देख ही लिया था कि जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इंसोलेशन भी कम होगा। ये देखो, ये हमारी अर्थ का इक्वेटोरियल एरिया है और ये हमारा सन है। तो जैसे जैसे ये इसका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, वो टेढ़े हो जाएंगे, तिरछे होंगे, ये किरणें तिरछी होंगी। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर यानी कि जितना इंसोलेशन यहाँ पर है ना, उसका लगभग ये लगा लो 42% ही रह जाता है पोल के ऊपर। अगर ये, अब यहाँ पर देखो मेघ यानी कि क्लाउड की बात हो रही है कि यदि एटमॉस्फेयर के अंदर, खास करके हमारा जो ट्रोपोस्फियर है उसके अंदर 10% क्लाउड है ना, तो लगभग जो इंसोलेशन मिल रहा है ना वो लगभग 40% होगा। और यदि कंप्लीटली मेघ कवर है तो लगभग 22% ही इंसोलेशन, क्योंकि वो नीचे फिर छन छन के जाएगा, उससे कैटरिंग के थ्रू ही जाएगी जो इंसोलेशन जाएगी वहां तक, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जब इक्वेटर पर होता है, अब ये इसको बोलते हैं इक्विनोक्स। क्या होता है इक्विनोक्स, कि जब सन की जो सीधी लाइट कब कब होती है, एक होता है 21 मार्च को, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर को इक्वेटर पर सीधी सन की डायरेक्शन होती है और दिन रात बराबर होते हैं उस दिन, पूरी अर्थ के ऊपर उसी दिन रात बराबर होते हैं, और इसको बोला जाता है इक्विनोक्स या विषुव कहते हैं। 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनोक्स होगा। 21 मार्च हमारे इंडिया के अंदर जैसे ही सर्दियां खत्म होती है ना, तब आता है 21 मार्च, तो स्प्रिंग सीजन आता है खास करके मार्च और लास्ट फरवरी में। तो 23 सितंबर को क्या होता है, ऑटम इक्विनोक्स या फिर इसको पतझड़ विषुव बोलते हैं। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर, हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके ऊपर सीधा होगा, तब होता है समर सोलिस्टिस या ग्रीष्म संक्रांति उसको कहते हैं। 22 सितंबर को जब सूर्य जो है मकर रेखा पर होता है तो उसको बोला जाता है विंटर सोलिस्टिस, यानी कि शीत संक्रांति उसको बोलेंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 जून को जब खास करके क्या होता है, समर सोलिस्टिस होता है, कर्क संक्रांति होती है, इसको कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, या फिर जिसको ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं इसको ही। और इसको 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, क्योंकि उस दिन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा साउथ हेमिस्फीयर में, और उसी दिन क्या होगा, वहां पर विंटर सोलिस्टिस मनाई जाती है। कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कंट्रियां होंगी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना,
तो ये कुछ कंट्रियां होंगी जहां पर क्या होगा उस टाइम पे शीत क्रांति मनाई जाएंगी। 3 जनवरी को पेरिहेलियन होता है। इस दिन जो हमारे अर्थ का और जो सन का जो डिस्टेंस है वो लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। मतलब कि 3 जनवरी को डिस्टेंस जो इसका कम होता है, पास होती है लगभग। ठीक है, अब ये हो रही है जनवरी में, तो जनवरी आती है लगभग यहाँ पे इस जगह पर। 4 जुलाई को एपीहेलियन कहते हैं। इस दिन जो है पृथ्वी सूर्य से लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। उत्तरी गोलार्ध में अपसोर और उपसोर के कारण यानी पेरिहेलियन और एपीहेलियन के कारण गर्मी जो है ना वो क्या होती है, गर्मी व सर्दी 7% कम हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और सर्दी दोनों ही ज्यादा हो जाती है। उसका कारण क्या है देखो, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या होता है, ज्यादा सर्दी से भी बच गया और ज्यादा गर्मी से भी बच गया। इसको कैसे लेंगे कि ये जैसे कि यहाँ पर होता है वो टाइम पीरियड कि जब होता है, ये रहा लगभग दिसंबर के बाद आती है लगभग यहाँ पर 3 जनवरी। तो इसका डिस्टेंस है ना हमारे अर्थ का और जो सन का डिस्टेंस है वो क्या होता है, 3 जनवरी को पेरिहेलियन कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस कम है, यानी कि डिस्टेंस कम है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर की अगर बात करोगे तो जनवरी में क्या होता है, उसके साउथ हेमिस्फीयर को इंसोलेशन ज्यादा मिल रहा है, तो नजदीक होने के कारण ना साउथ हेमिस्फीयर को ना 7% ज्यादा गर्मी मिलेगी, जबकि नॉर्थ को कम मिलेगी। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वहां पर गर्मी, हमें क्या है, हम तो ऑलरेडी सर्दियों में हैं। तो देखो, तो ऐसे करते हैं कि जब 3 जनवरी को क्या होता है, यहाँ पर है 3 जनवरी। 3 जनवरी को जब सन की और अर्थ का डिस्टेंस जो होता है ना बहुत क्या होता है, कम होता है, तो गर्मी किसको मिल रही है, ज्यादा। जबकि भले ही नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम हैं और हम गर्मी पूरे अर्थ पर देखो वो तो 7% ज्यादा होगी, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होगा उस टाइम पे दिसंबर यानी कि सर्दियां चल रही है, तो गर्मी अगर हमें मिल रही है तो हमारे लिए तो फायदा ही है। ठीक है, हमें इतनी ठंडी नहीं मिल पाती है, लेकिन ये इतना ज्यादा माइनर सा डिफरेंस है, कुछ इसका असर इतना ज्यादा होता नहीं है। जबकि जब यहाँ पर देखोगे तो 4 जुलाई, जब 4 जुलाई की बात करेंगे ना, तो 4 जुलाई को क्या होता है, यहाँ पर जो डिस्टेंस ज्यादा होता है और जो सन का नॉर्थ वाला जो फेस है वो बहुत ज्यादा दूर होता है। इससे हम जो नॉर्थ हेमिस्फीयर के जो जितनी भी कंट्री है ना वो उस 7% के गर्मी से वो फिर से मतलब के दूर होने के कारण वो गर्मी हमें कम फील होती है। जब भूमध्य रेखा पर होता है तो सबसे ज्यादा गर्मी इक्वेटर पर, जब सन जब इक्वेटर पर होगा तो सबसे ज्यादा गर्मी वहीं पर होगी, और 5 से लेकर 10 डिग्री जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा होती है, और 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को इतना अधिक तापमान के कारण अरे थर्मल इक्वेटर भी कहा जाता है इसको, कि जहां पर जो है इक्वेटर पर सबसे ज्यादा इंसोलेशन मिलता है तो उसके कारण इसको थर्मल इक्वेटर कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखो इस प्रकार सूर्य जो है 21 जून को कर्क रेखा पर होता है, और उसी दिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है ना 40 डिग्री, यानी कि लगभग यूरोप वाला एरिया है ना जो हीटअप हो जाता है उस टाइम पे, बिल्कुल यूरोप में लगभग 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ज्यादातर यूरोप का जो हिस्सा है ना 40 से लेकर जो है ना वो 60 डिग्री लैटिट्यूड पे ही बसा हुआ है। सोलर कांस्टेंट के आधार पर देखा जाए तो 21 जून को ऊपरी वायुमंडल में सबसे ज्यादा ध्रुवों पर रिकॉर्ड किया जाता है, ध्रुवों पर होता रहे ध्रुवों पर। और वो क्योंकि सोलर कांस्टेंट की बात हो रही है ना, तो लगभग एटमॉस्फेयर में 450-500 किलोमीटर ऊंचाई पर हो रहा है, तो हमारे लिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो गर्मी कहाँ फील हो रही है, ट्रोपोस्फियर में, क्योंकि ध्रुवों पर वायुमंडल में दिन रात सूर्य के सामने ही रहते हैं वो तो। उत्तरी ध्रुव पर, अब उत्तरी ध्रुव की बात है, नॉर्थ पोल पर क्या होता है, 6 महीने का दिन कब होगा, 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में होगा, बीच में जून आना चाहिए। और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात कब होगी, सितंबर से 21 मार्च। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, सितंबर और दिसंबर बीच में आना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। दक्षिणी ध्रुव पर इसके विपरीत हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में 6 महीने का दिन हो रहा है तो साउथ में उसका क्या हो जाएगा, उल्टा रात हो जाएगी। उष्मा का देशांतरीय प्रवाह, अब देखो एक सेंसेबल हीट, क्या होती है सेंसेबल हीट, वो हीट जो हम फील करते हैं महसूस करते हैं तो बोला जाता है सेंसेबल हीट।
महसूस की जा सके, जिसको थर्मामीटर में भी मेजर कर ले हम। 1 ग्राम जल का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है तो उसको उसकी जितनी उष्मा चाहिए उसको बोलते हैं 1 कैलोरी। 1 ग्राम कोई भी एलिमेंट है उसको 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसको बढ़ाना है और जितनी एनर्जी उसको चाहिए उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। यहाँ पर बात हो रही थी 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस उतना ही बढ़ाना है तो 1 कैलोरी, यानी किसी भी एलिमेंट को अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा चाहिए उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। कई बार पूछ लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ध्यान रखना। विशिष्ट उष्मा सभी वस्तुओं की अलग अलग होती है क्योंकि हर जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल का बना हुआ होता है, ठीक है। जल की विशिष्ट उष्मा कितनी है, ये है 0.19 कैलोरीज, या फिर इसको ग्राम में या डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे हम। अब जो स्थल है ना, लैंड की जो स्पेसिफिक हीट होती है ना वो क्या होती है, वो होती है 0.9। इसको अगर फिगर आउट में लोगे ना तो 0.20 रख लेंगे हम, इतनी होती है। जबकि वाटर की जो होती है ना स्थल से 5 टाइम ज्यादा होती है, यानी कि लगभग 1 के बराबर होती है। इसलिए जो लैंड पार्ट होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाएंगे, जल्दी ठंडे हो जाएंगे, जबकि पानी जो है देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। जमीन के अंदर अगर देखोगे तो अगर नीचे जाएंगे, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे तो लगभग 32 मीटर के डेप्थ पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर अब इंक्रीज होगा यहाँ पर। जबकि जब एटमोस्फेयर में अगर हम जाएंगे, सरफेस से एटमोस्फेयर में जाएंगे तो लगभग 165 मीटर की हाइट पर जाएंगे तो 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर डिक्रीज करेगा, जबकि यहाँ पर इंक्रीज करेगा सिर्फ 32 मीटर की गहराई पर जाने पर। जिस वस्तु की विशिष्ट उष्मा जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही देर से गर्म होगा। किसी भी वस्तु की, अगर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी किसी जिस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट जितनी ज्यादा होगी ना वो उतनी ही देर से गर्म होगा। अब पानी का क्या है, पानी जो है वो क्या था, यहाँ देखा ना हमने, जल की विशिष्ट उष्मा लैंड से कितनी है, 5 टाइम ज्यादा है। सूर्य की किरणें जो है ना लंबवत 90 डिग्री एंगल होते हुए सूर्य का जो परावर्तन कम होता है। अब ये भी बात सही है कि जितना ज्यादा उसका टिल्ट होगा ना, जितना ज्यादा उसका एंगल होगा उतनी ही लगभग 45 का जो एंगल होता है ना सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है ये, बिल्कुल ऐसे उसका उतना ही परावर्तन और अवशोषण मतलब कि परावर्तन। 1 मिनट, सूर्य की किरणें लंबवत अगर ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर है तो उनका परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन कम होगा और एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा यानी अवशोषण ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे एंगल कम होगा तो क्या होगा, उतना ही उसका परावर्तन भी बढ़ जाएगा। यदि कोण जो है वो कम होगा, 0 डिग्री पर हो जाए तो लगभग 99% का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। हमारे एटमॉस्फेयर में जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा गर्म होती है हमारी धरती, हमें पता है कि जो सन से निकलने वाली जो रेडिएशन है ना उसको जब हमारे, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वेपर्स, CO2, मीथेन, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की खास करके जो हीट को एब्जॉर्ब करने वाली गैस जिनको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, ये गैसें जब इनको ट्रैप कर लेती है, जो अर्थ से निकलने वाली रेडिएशन है तो उससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। वायु जो होती है ना उष्मा की अच्छी सुचालक नहीं, इसीलिए धरातल के नजदीक की जो, अच्छा अर्थ के सरफेस पर क्या होता है, सरफेस के जो नजदीक की हवा होती है ना वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। उसका कारण होता है कंडक्शन का होना, क्योंकि जो सरफेस के ऊपर क्या होता है, सरफेस के पास डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा मिलते हैं। लगभग 1 मीटर की अगर ऊंचाई तक देखोगे ना, यहाँ से अगर 1 मीटर ऊंचा चले जाओगे तो यहाँ पर ना डस्ट पार्टिकल जो हमें दिखते भी नहीं है, इतने छोटे छोटे होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब ये हमारी अर्थ से रेडिएशन ऐसे निकलती है लॉन्ग वेव की फॉर्म में, तो ये एनर्जी सीधे ही पार्टिकल से पार्टिकल टकरा के ना यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार की कंडक्शन की फॉर्म में जो है ना एनर्जी जो है ये आपस में ट्रांसफर करते हैं। और 1 मीटर तक की जो हवा होती है ना वो होती है कंडक्शन से। उसके बाद की हवा जो होती है वो फिर हल्की होके वो उसके कम डेंस वाली हो जाएगी और वो ऊपर उठना शुरू कर देगी। धरातल के निकट की हवा गर्म होती है और ऊपर जाने पर वायु आपको ठंडी मिलती है, उसका ये भी कारण है। सूर्य ताप के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन की मात्रा धरातल के चिकनेपन यानी कि इसके स्मूथ सरफेस पर भी, लैम्बर्टियन सरफेस बोलते हैं, जितना ज्यादा कोई स्मूथ सरफेस होगा, जैसे कि स्नो है बहुत ज्यादा शाइनिंग करती है, और जितने भी रोड
स्मूथ रोड होते हैं या फिर जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी है, जैसे मिरर को देख लो कितना वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। वायुमंडल में पाए जाने वाले जलवाष्प, धूलकण आदि की वजह से सौर किरणों का परावर्तन और स्कैटरिंग, डिफ्यूजन और एब्जॉर्प्शन भी कर लिया जाता है। सौर ऊर्जा, ये सौर विकिरण वायुमंडल और धरातल से टकराकर बिना किसी वस्तु को गर्म या ठंडा किए शून्य में वापस चला जाता है, उसको बोलते हैं एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब है कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ सन से आने वाली जो रेडिएशन आएगी वो बिना किसी कंट्रीब्यूशन के वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, उसको बोलते हैं एल्बिडो। और लगभग ये लगा लो 30 से लेकर 35% तक का जो है ना एल्बिडो हो जाता है। एल्बिडो का रिफ्लेक्टिविटी या फिर इसको कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। सौर विकिरण की जो छोटी किरणें होती हैं, वह बड़ी किरणें जो रेड इंफ्रारेड होती हैं, उनमें ज्यादा प्रकीर्णन होता है। स्लाइड पे चलते हैं, चलिए। तो एल्बिडो यहां तक देखा हमने। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो को ना रिफ्लेक्टिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। एल्बिडो क्या होता है उसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एल्बिडो क्या होता है, कितना परसेंट होता है, हीट बजट क्या है हमारी अर्थ का, ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। आज की क्लास में हमने हमारे जितने भी मेन से कॉन्सेप्ट से, जो हमारे हीट से लेकर कई बार नेट के पेपर में या डिफरेंट टाइप के जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आज हमने उन सभी फैक्ट को थोड़ा सा जानने की कोशिश की है कि भी ये खास करके जो नेट के अंदर आते हैं, कई बार इस प्रकार के स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो नॉर्मली आपको बुक में भी कई बार नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत लगभग सारे फैक्ट को डालने की कोशिश की है। तो आज की हमारी क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की हमारी जो क्लास होगी इसमें हम हमारे पूरे के पूरे हीट बजट को बहुत अच्छे से समझेंगे। आज के लिए थैंक यू।